नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट की। ममता बनर्जी बेचारी क्या करे, दुनिया भर में थक गई हैं चिल्ला चिल्ला के। मतलब वो उनको ये लगता है कि सारा देश उनके खिलाफ पड़ा है, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार उनके खिलाफ पड़ी हुई, सीबीआई, ईडी और तमाम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर वो एक उसमें डूब रही हैं। नदी में डूबते समय ऐसा कहा जाता है कि डूबते हुए तिनका का सहारा बहुत है। उनको तिनका तिनका लगता है, उसको पकड़ती हैं और पकड़ने के बाद वो तिनका सहित फिर डूब जाती हैं। बड़ी मशक्क़त से ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट वो गई थी। हालांकि हम सब जानते हैं कि एसआईआर वाला मामला और इलेक्शन कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को लेकर लगातार ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में पड़ रहा था और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत लगातार उस पर टिप्पणी कर रहे थे। लगातार वो ये कह रहे थे कि भाई किसी राज्य को कोई समस्या नहीं है, तुम्हारे यहाँ क्यों समस्या है, पूरे देश में एसआईआर हो गया, तुम ही क्यों परेशान हो, रोज आप हमारी अदालत में आ जाओगे तो हमें काम क्यों नहीं करने देते। इलेक्शन बात ठीक है, आपको विश्वास नहीं है, चलो हम जुडिशरी लगा देते हैं, चलिए हम डिस्ट्रिक्ट जजेस को लगा देते हैं। सब कुछ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो ममता बनर्जी चाहती थी वो सब कुछ ऑनरेबल सूर्यकांत चीफ जस्टिस ने कर दिया। मतलब ममता बनर्जी की हर मंशा पूरी करी, लेकिन वो मंशा ममता बनर्जी की कुटिल चालों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि वो कुटिलता से वहां सरकार बनाना चाहती हैं। इस बार ये पहली बार है कि इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े स्तर पर वहां चाक चौबंद किया है। इतने बड़े स्तर पर वहां सीआरपीएफ लगाई गई है, वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है और इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े फेरबदल किए। ऑनरेबल इस बार वो सुप्रीम कोर्ट ना आकर कलकत्ता हाई कोर्ट गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने एक पीआईएल दाखिल करवाई थी। फिर पीआईएल के साथ, जैसा हम सब जानते ही हैं कि ये पॉलिटिशियंस पहले एक पीआईएल सामान्य व्यक्ति के नाम से करवाई, फिर पीछे से राज्य सरकार घुस जाती है, फिर जो एम्प्लॉइज़ ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो आईएएस ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी ट्रांसफ़र किए, वो सब फिर धीरे धीरे करके ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुँच गए। बंच इकट्ठा हो गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नोटिस किया था, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा कि भाई आप ये अनफेयर, आपको याद होगा उस दिन टिप्पणी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की थी कि भाई अनफेयरली आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्यों इतने अधिकारियों को इधर से उधर कर सकते हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया था। हालांकि राज्य सरकार ये कह रही थी कि साहब स्टे कर दीजिए इलेक्शन कमीशन के हर एक आदेश को। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस समय कहा था कि हम स्टे तो नहीं कर सकते, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को हम नोटिस कर देते हैं, गृह मंत्रालय को हम नोटिस कर देते हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि आखिर ये आप बदलाव यहां ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों कर रहे हो, इतने बड़े स्तर पर आप क्यों खेल खेल रहे हो आर्टिकल 324 का। क्योंकि राज्य सरकार का कहना यह था कि साहब ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये राज्य में एक एडमिनिस्ट्रेटिव गैप बना दिया है इन्होंने, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाएगी, राज्य के अधिकारियों को राज्य के बाहर भेजा जा रहा है और एक आध को नहीं दर्जनों अधिकारियों को, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको भेज दिया गया, बाकी अधिकारियों को घर पर बिठा दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी को घर बिठा दिया गया है, गृह सचिव को घर बिठा दिया गया है, डीजीपी को घर बिठा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा जा रहा है कि बंगले खाली करिए, जो नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है वो रहेगा। ये कहा जा रहा है कि इन बंगलों में जो व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था रहती है या जो डिजिटल व्यवस्था रहती है वो अधिकारी उसको इस्तेमाल करेगा जिसके अपॉइंटमेंट अभी इलेक्शन कमीशन ने किया है। हकीकत यह है कि उन बंगलों में बड़े भारी स्तर पर मशीनरी लगी होती है जो राज्य के प्रत्येक जिले से कनेक्ट करती है और जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो प्रत्येक थाने से और लेकर और नीचे तक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों का कनेक्शन उस पर रहता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वही बैठता है जो पुराना वाला है, मतलब उसको भले ही काम से बिठा दिया गया, लेकिन अगर उस बंगले में वही रहता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बंगला है तो कनेक्टिविटी तो सारी उसके पास ही होगी। दूसरा आएगा वो गेस्ट हाउस में रहेगा, गेस्ट हाउस में रहेगा वो जो गेस्ट हाउस में रहेगा वो उसकी कनेक्टिविटी नहीं बना सकता। अब वो गेस्ट हाउस में रहेगा तो कनेक्टिविटी नहीं बना सकता का मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा तो फिर वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को एज पर इलेक्शन कमीशन डिजायर करेगा। यानी कि ममता बनर्जी वैसे ही करना चाहती थी और वो चाहती थी ठीक है तुमने बिठा दिया है तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो उसके पास ही रहेगा ना, वो आईएएस तो आईएएस ही रहेगा ना, उसके पास पूरे जिले की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सब उसके पास रहेगा। इलेक्शन कमीशन को ये बात समझ में आ गई। इलेक्शन कमीशन ने सबसे कहा कि तुम लोग अपने घर गांव घूम कर आओ जहां से आए हो। आज से पहले जब आईएएस बने थे तब जिस गांव से आए थे, झारखंड के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के या कहीं और के, उस गांव में घूम कर आओ कुछ दिन, अपने बाल बच्चों को दिखाओ भाई गांव कैसा होता है। अब इस आदेश पर बड़ी समस्या थी
ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये सब विषय रखे गए। ममता बनर्जी का सारा किला ध्वस्त हो चुका था। एक ही उम्मीद उनको बची थी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो वो उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो उनको लगा ऑनरेबल हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे देगा। हाई कोर्ट के सामने जब इलेक्शन कमीशन को नोटिस हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने अपना डेटा रखा, हाई कोर्ट की आंखें खुली की खुली रह गई। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार तो हमें कुछ नहीं लगता, हमें यह लगता ही नहीं है कि वेस्ट बंगाल में कोई परिवर्तन भी हो रहा है। बाकी राज्यों का नेशन वाइज जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान दिया था, उनमें तो बड़ी भारी स्तर पर फेरबदल किया जाता है। उन राज्यों में तो बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ, जबकि वेस्ट बंगाल सबसे कम फेरबदल वाला स्टेट है। मिनिमम फेरबदल, मिनिमम अधिकारियों को घर बिठाना, मिनिमम अधिकारियों को स्टेट से बाहर ले जाना, वो आपका राज्य है। हकीकत यह है कि जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स होते हैं, उनमें बाहर के अधिकारी इधर के उधर ट्रांसफर पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन करता है। आर्टिकल 324 के तहत एमएस गिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन के मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है कि फ्री फेयर चुनाव पहला उद्देश्य है। ट्रांसफर करे, पोस्टिंग करे, इधर का उधर ले जाए, किसी को घर बिठाए, किसी को एक्स्ट्रा लगाए, कुछ भी करा जाए, लेकिन फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी की नींव है। फेयर इलेक्शन अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का पहला काम होना चाहिए। अब इसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन कुछ लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि जानबूझकर इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है, किसी से पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, किसी को टारगेट कर रहा है, तो आप अदालत आ जाइए, हम देख लेंगे कि टारगेट किया जा रहा है नहीं किया रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो पावर है, उस पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए उस पावर को चैलेंज करने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन को फेयर चुनाव करवाने से रोकना। और बंगाल इस समय टारगेट है कि भाई वहां फेयर इलेक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें बंगाल से आती हैं, केरला से भी नहीं आती इतनी, तमिलनाडु से आती, वहां से भी है, लेकिन बंगाल बंगाल है। जैसे असम से कभी बहुत खबरें आती थी, बिहार में लालू प्रसाद हुआ करते थे, बड़ी खबरें आती थी, छत्तीसगढ़, झारखंड से बड़ी खबरें आती थी, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबरें आती थी, उत्तर प्रदेश से बहुत खबरें आती थी। लेकिन अब वहां से खबरें नहीं आती, क्योंकि वहां चुनाव आयोग ने फेयर चुनाव करवा दिए। अब बंगाल एक ऐसा राज्य बचा है जिसमें ममता बनर्जी सिंहनी की तरह बैठी हुई है और वो कह रही हैं किसी को भी यहां घुसने नहीं देंगे। मोदी जी को कह देती हैं कि वो बाहर से आए हैं, मोदी जी को बता, अमित शाह जी को कह देती हैं वो तो गुजराती हैं, यहां बंगाल में क्या करने आए। बंगाल का मतलब, वेस्ट बंगाल का मतलब सिर्फ ममता बनर्जी, ऐसा उनका मानना है। और वो कैडर जो उन्होंने बैठा रखा है, उसमें कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय से ज्यादा पार्टी कार्यालय में भीड़ लगती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम से ज्यादा पार्टी कार्यालय में काम होता है। और ऐसे भी कुछ लोगों का दबे सुर में कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी पार्टी कार्यालय के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संविधान और कानून के अनुसार काम कम करता है वेस्ट बंगाल में। अब ऐसी परिस्थिति में, जब ऐसा परिस्थिति हो, वीडियो वायरल हो रहे हों, तमाम चीजें सामने आ रही हों, इलेक्शन से पहले दंगे होते हों, इलेक्शन के बाद दंगे होते हों, आप सोचिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम वहां पर था, उस कार्यक्रम में हमले हो गए। अभी की बात है, जब इतनी फोर्सेस लगी हुई हैं, इतना चारों ओर से सजा कर रखा हुआ है, उसके बावजूद वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में दंगा हो गया, हमले कर दिए गए, उनके पोस्टर जला दिए गए, उनके बैनर जला दिए गए, मंचों पर हमले हो गए, कार्यकर्ताओं पे झगड़े हो गए। आप सोचिए तो इलेक्शन के टाइम पर क्या होगा। पिछले इलेक्शन में, आफ्टर इलेक्शन हमने दंगा देखा ही था। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे प्रदेश का हमला छोड़ दीजिए, पूरे देश का हमला इस्तेमाल करे और पूरे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वहां फ्री फेयर इलेक्शन करवाए और दंगों से बचाए। ऐसा करने के लिए सबसे पहला काम उनको यह लगा कि भाई यहां पर एसआईआर करवा देते हैं, तो विदेशी मूल के लोगों का वोट कटवा दीजिए। दूसरा, जुडिशरी ने कर दिया, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट जज बैठ जाएगा, भैया डिस्ट्रिक्ट जज तय करेगा फाइनल ग्रीवांस। फिर से ये गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मैं सिर्फ इतना डायरेक्शन दे सकता हूं कि ट्रिब्यूनल जल्दी बना लीजिए ताकि उनका निपटारा हो जाए जल्दी, इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि अब जुडिशरी उसकी स्क्रूटनी कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं रहा है, वो बेसिक डेटा दे रहा है। और जब जुडिशरी कर रही है तो ऐसे प्रश्न नहीं किए जा सकते और हम अब इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन जनरल कोई विक्टिम का केस लाइए तो समझ में आता है। अब वहां से एक सज्जन जो रिटायर्ड जज हैं वो निकल पड़े,
उन्होंने कहा कि साहब हमारा वोट जो है वो कट गया, हमारा वोट इसमें से हो गया। एक आध गलतियां कहीं भी कभी भी हो सकती हैं, लेकिन अब वो बड़ा इश्यू बनाकर वेस्ट बंगाल में खेल खेला जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम थे। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को यह लगा कि भाई अगर इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, जो अधिकारी बिना अधिकारियों के कैसे हो सकता है? वीरप्पन किसकी शय पर पल रहा था? उत्तर प्रदेश में कल्लू यादव किसकी शय पर पल रहा था? ददुआ किसकी शय पर पल रहा था? ये सब मुख्यमंत्रियों की शय पर ही चल रहे थे ना। आप सोचिए कि वीरप्पन जैसे को मारने की जब जरूरत पड़ी जयललिता को, तो वो उन्होंने मारकर गिरा लिया, लेकिन बिना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकता। अगर दुनिया में सबसे बड़ा गुंडा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है। अमित शाह जी ने घोषित किया नक्सल से विहीन बना देंगे, भारत नक्सल विहीन हो गया। कल उन्होंने घोषणा कर दी, नक्सलियों ने सरेंडर कर दिए। अगर सरकार चाहे तो एक भी गुंडा नहीं हिला सकता अपना पिछवाड़ा भी। इसलिए जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाक चौबंद होगी, जैसे उत्तर प्रदेश की है, जैसे उत्तराखंड की इस समय चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, अगर चाक चौबंद होगी तो मैं नहीं समझता कि फिर किसी प्रकार की धांधली हो सकती। कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो, बंदूकें दी हैं, उसमें गोलियां दी हैं, सारी व्यवस्थाएं है, इसके बावजूद गुंडा हिला जाएगा कहां? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों को चिन्हित कर लिया। उन अधिकारियों को चिन्हित करने के बाद उसके इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए, और तमिलनाडु से अधिकारी इधर और इधर के अधिकारी तमिलनाडु और केरला में। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल करने का इनका अधिकार है और आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करने में कोई समस्या नहीं। इलेक्शन कमीशन को 324 में अधिकार है, और आपकी जो ग्रीवांसेस हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, या आपका जो कुछ भी चिंताएं हैं, वो निराधार हैं, आपकी चिंताएं ठीक नहीं हैं। इसलिए इस पीआईएल को, ये जो स्टेट की गवर्नेंस, स्टेट कह रहा था साहब नंबर ये देख लो, नंबर वो देख लो, इसकी रिपोर्ट देख लो, उसकी, ये सब ममता बनर्जी ने रिपोर्टें तैयार करवा के रखी होंगी। कहा साहब ये रिपोर्ट देखो, वो रिपोर्ट देखो। हाई कोर्ट ने कहा कोई रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन का डेटा हमारे पास आया है, पश्चिम बंगाल में सबसे कम ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं, अधिकारियों के सबसे कम तबादले के अलावा उनको बिठाया गया। बाकी राज्यों में तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए गए हैं, और इससे पहले इलेक्शन कमीशन बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करता रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास इतना अधिकार था, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये आपकी चिंता निराधार है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा आपकी चिंता निराधार है, राज्य सरकार को इस पर चिंता नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्लो इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, इसलिए इलेक्शन कमीशन फ्री चुनाव करवाए, ये उसको करने के लिए आवश्यक है कि वो इधर से उधर ट्रांसफर पोस्टिंग और ये सब कुछ करे। मैं समझता हूं कि आज ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पीआईएल को डिसमिस कर सरकार को उसकी स्थिति बताकर सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं ये एक बड़ी उपलब्धि है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।